हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट से, यानी हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन, जो कि आपके कोर्स में चैप्टर नंबर 5 है, प्लांट वाटर रिलेशन। अब इसके बाद 2-3 यूनिट्स नहीं, आगे की चारों यूनिट्स कंटिन्यूसली पूरी बॉटनी बेस्ड है और यहाँ पर हम प्लांट्स के साथ रिलेशन ऐसे क्रिएट करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ये 2nd नंबर यूनिट है, ये हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है, ये आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है। तो आपको ये यूनिट एकदम ध्यान से और एकदम तसल्ली से सुननी है और समझनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे प्लांट और वाटर के बीच में रिलेशन। हम सबको पता है कि प्लांट में रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, पर वाटर के क्या कैरेक्टर्स है और रूट के अंदर पानी कैसे आता है या पानी किस तरह से मूव करता है, इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर वाटर को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वाटर से स्टार्ट करते हैं। वाटर बेसिकली क्या है, पोलर नेचर का होता है। अब ये पोलर नेचर का क्या मतलब है, वैसे तो ये सारी बातें आपने केमिस्ट्री में स्टडी करी होंगी, पर मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। तो पोलर नेचर का क्या मतलब है, जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। अब ये ब्रेक होके हमें देता है H+ और OH- आयंस, राइट। ये हमें ये 2 टाइप के आयंस देता है, एक केटायन और एक एनायन। अब ये दोनों जो आयंस होते हैं, दोनों ऑपोजिट सिग्नल्स कैरी करते हैं, राइट। एक के पास प्लस चार्ज है और दूसरे के पास माइनस चार्ज है। तो ये नेचर, जब एक ही चीज़ के अंदर दोनों आयंस का फॉर्मेशन हो, तो ये नेचर कहलाता है पोलर नेचर, यानी बोथ द आयनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप सभी को पता है पानी में काफ़ी सारी, यानी बहुत ज़्यादातर चीज़ों को पानी के अंदर घोला जा सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट से एक बात और आ गई। अब ये सॉल्वेंट होता क्या है, यानी इस टर्म का मतलब क्या है। जैसे कि एक कंटेनर था, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने ऊपर से कुछ शुगर बॉल्स डाल दिए या शुगर क्रिस्टल्स डाल दिए। तो ये शुगर तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और जिस चीज़ के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये दोनों मिलकर जब एक घोल बना लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट की तरह ज़्यादातर किसे यूज़ किया जाता है, वाटर को। तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। फिर क्या कैरेक्टर है, हाई कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्सेस। आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, याद भी होगा कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड नाम का एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और ये क्या कैरेक्टर है, इस कोहेसिव और अधेसिव का मतलब क्या होता है। कोहेसिव का मतलब ये होता है कि आसपास के अणुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी एटॉमिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्शन क्रिएट करना। और अधेसिव यानी उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन। अधेशन का बेसिकली मतलब होता है चिपक जाना। आपने फेविकॉल देखा है, फेविकॉल की बॉटल सबने खरीदी होगी, उसके ऊपर लिखा होता है अधेशन। तो अधेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में जोड़ना। तो कोहेशन अणुओं के हेल्प से अधेशन क्रिएट करता है, यानी वाटर के अंदर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हाईली कोहेसिव होते हैं, यानी बाकी चीज़ों को अपने पास जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो ये शुगर को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाती है। फिर है हाई स्पेसिफिक हीट, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, जो क्या है काफ़ी हाई टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पर हाई स्पेसिफिक हीट का कैरेक्टर पाया जाता है। फिर इसका pH क्या होता है, न्यूट्रल, जो कि 7 होता है। फिर है हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर तो सॉल्वेंट है, तो इसकी डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, वाटर के अंदर जो हमेशा जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं या डेली बेस में यूज़ करते हैं, इन सारे वाटर के अंदर मिनरल्स और दूसरे सॉल्यूट्स मिले हुए होते हैं। तो इन सब की डेंसिटी वाटर में हाईएस्ट कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी ये जो छोटे छोटे मिनरल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें जो डिजॉल्व होते हैं, इसमें वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व, ठीक है।
तो वाटर के क्या कैरेक्टर है, एक तो ध्रुवीय प्रकृति का या पोलर नेचर का होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में, सार्वत्रिक विलायक के रूप में, इसका सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय, विलेय, और सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, और सॉल्यूशन को हम कहते हैं विलयन। तो वाटर क्या है, सार्वत्रिक विलायक। फिर हाई कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, उच्च सहसंजन व आसंजन बल, हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च निश्चित तापमान, न्यूट्रल पीएच यानी पीएच कैसा होता है, उदासीन होता है, और उच्चतम घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में हमारे पास सबसे बेसिक टॉपिक यहाँ पर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या इसे हम क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। विसरण का क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में देखते हैं। जब आपके पास एक ग्लास में पानी है और उसके अंदर थोड़ा सा कोई पेंट ड्रॉप गिर जाता है, तो वो पेंट ड्रॉप कितनी जल्दी पूरी पानी में फैल जाता है, राइट। तो उस पेंट ड्रॉप के अंदर, पेंट का जो ड्रॉप था, जो बूंद थी, है ना, वो कैसी थी, एकदम हाई कलरफुल थी, राइट। और पानी के अंदर मिलने के बाद में वो कैसी हो जाती है, लाइट कलर की हो जाती है। यानी पेंट के जो ड्रॉप में जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए थे, यानी वहाँ की कंसंट्रेशन कैसी थी, ज़्यादा थी, और पानी की कंसंट्रेशन कैसी थी, लो थी। तो पेंट के पार्टिकल्स अब वहाँ से पानी में मूव कर गए। तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में कौन मूव करता है, विलय के कण यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, इस टर्म पर भी आता है। तो पहले इस ऊपर वाली बात को दोबारा से हम डील करते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उससे समझते हैं। जैसे ये एक कंटेनर है, अब यहाँ पे सब जगह पे पानी भरा हुआ है, यानी ये एक वाटर फिल्ड कंटेनर है। एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इस कंटेनर में मैंने क्या किया, कुछ शुगर क्रिस्टल्स डाल दी। तो चीनी जब आप एक बार डालते हो तो वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर उसको कुछ समय लगता है घुलने में, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इतने एरिया में हाई कंसंट्रेशन हो गया ना, क्योंकि इतनी सी जगह में ज़्यादा मात्रा में विलय डाला गया है, तो हाई कंसंट्रेशन एरिया हो गया, ये उच्च घनत्व वाला क्षेत्र हो गया। अब क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ 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 पूरे पानी में मिलने लग जाते हैं और घुलने लग जाते हैं। तो बाकी जगह क्या था, लो कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ मिला हुआ नहीं था, और यहाँ पे हमने सॉल्यूट डाला है बहुत सारा। तो यहाँ से अब ये इस ओर मूवमेंट करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। कौन मूव करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। सॉल्यूट या विलय के कण जब मूव करते हैं तो ये कहलाता है डिफ्यूजन या विसरण। अब यहाँ पे ये पार्टिकल गति कैसे कर पाते हैं, है ना। आप चीनी में तो जो बूरा चीनी होती है पानी में उसको मिक्स करके देखिए, तो थोड़ी देर बाद वो मिक्स हो जाती है अपने आप, अगर आप उसको स्टर ना करो, यानी उसको मिलाओ नहीं चम्मच के मदद से, फिर भी वो पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे होती है, समय अधिक लगता है पर वो मिल जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ कैसे होती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स के अंदर अपनी खुद की क्या होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो इन पार्टिकल्स के पास अपनी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से ये मूवमेंट दर्शाते हैं। अब इसमें आपने देखा डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ, ये प्रोसेस अपने आप इजीली हो गई, इसीलिए ये कैसी है, पैसिव। कैसी प्रोसेस है ये, पैसिव प्रोसेस है। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो ये है पैसिव प्रोसेस। फिर क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है लिविंग थिंग के लिए।
यानी सभी सजीवों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी मूवमेंट के थ्रू जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे बॉडी में सेल टू सेल यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गमन करते हैं। किसकी सहायता से? डिफ्यूजन की सहायता से। और ये कैसा, एक और टर्म यहाँ पे आता है इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, जिसे हमने अभी अभी समझा। यहाँ पर किसी भी एक चीज़ की या किसी भी अन्य चीज़ की सहायता नहीं ली गई है ना, अन्य चीज़ की सहायता नहीं ली गई का क्या मतलब हुआ कि ये जो शुगर क्रिस्टल्स मैंने डाले वो अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, इनको किसी कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या नहीं पड़ी? किसी कैरियर की आवश्यकता। अब ये कैरियर की आवश्यकता क्या हुई? जैसे इसको सेलुलर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे ये कोई कोशिका है, अब यहाँ पर बाहर सोडियम के आयंस प्रेजेंट हैं, इन्हें कोशिका के अंदर आना है। अब क्या होता है, ये खुद कोशिका की जो झिल्ली होती है उसे पार नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रोटीन पड़े होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, इनके लिए गेट बना देते हैं, एक गेट का निर्माण कर देते हैं, जिसके थ्रू फिर ये सोडियम आयन अंदर होते हैं, उस गेट के अंदर से आते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जब किसी कैरियर की, जैसे यहाँ पे गेट था, किसी रास्ते की या किसी कैरियर की आवश्यकता ना पड़े और स्वतंत्र रूप से डिफ्यूजन हो, किसका? सॉल्यूट के कणों का, विलय के कणों का गमन स्वतंत्र रूप से हो, तो ऐसा विसरण क्या कहलाता है? स्वतंत्र विसरण या इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे समझा रही हूँ। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी इस प्रोसेस को, विसरण की प्रोसेस को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। इसको हम बहुत ही सिंपल से डेली लाइफ के एग्जांपल से लेते हैं। विसरण सब जगह के सॉल्वेंट में होता है, जैसे गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, राइट। तो गैस का एग्जाम्पल लेते हैं। किचन में खाना बन रहा है और खुशबू आपको हवा में तुरंत मिक्स हो जाती है, राइट। कितनी जल्दी आने लग जाती है। अगर आप पास वाले कमरे में हैं, किचन के पास वाले रूम में, तो आपके पास खुशबू जल्दी पहुंचेगी, और आप थोड़ा सा दूर हॉल या बैठक में बैठे हैं तो आपके पास खुशबू थोड़ी देर से आएगी, राइट। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर कैसे? किचन का टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए वहाँ से पार्टिकल जल्दी बाहर आते हैं, वहाँ से पार्टिकल जल्दी बाहर की तरफ मूव करते हैं। कि अब इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो काफ़ी इजी था, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको चीनी की चाशनी बनानी है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाटर को गर्म करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं और फिर उसके अंदर शुगर मिक्स करते हैं, राइट। ये प्रोसेस अगर आप बिना गैस को ऑन किए ऐसे ही करो तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। और अगर आप उसको गैस पर चढ़ाकर फिर उसको आप मिक्स करते तो वो बहुत क्विकली और जल्दी से मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिफ्यूजन की एक्टिविटी भी फास्ट होती जाती है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती जाएगी? फास्ट होती जाएगी। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल गमन कर रहा है वो किस नेचर का है, उसकी डेंसिटी पर ये बात निर्भर करती है। डेंसिटी पर निर्भर करती है का क्या मतलब है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी पार्टिकल जो उसके अंदर मिल रहा है वो जितना छोटा होगा वो उतना जल्दी मिलेगा, और जितना बड़ा होगा उसको उतनी ज़्यादा श्रम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए डिफ्यूजन की रेट इक्वल्स टू 1/√, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। अब देखिए इसे हम सिंपली समझते हैं, जैसे चीनी वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। एक आप छोटे दानों वाली चीनी को मिक्स कर रहे हो और फिर इसको मिक्स कर रहे हो, फिर आप बड़े दानों वाली मिश्री को मिक्स कर रहे हो, तो मिश्री चीनी के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेगी घुलने में। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व काफ़ी अधिक है चीनी के कंपैरिजन में, राइट। तो चीनी के पार्टिकल्स छोटे थे इसलिए उनका घनत्व कम था, जबकि मिश्री के पार्टिकल्स बड़े थे और उनका घनत्व ज़्यादा था, इसलिए उसने ज़्यादा टाइम लिया डिफ्यूज़ होने में पानी में, और चीनी ने कम टाइम लिया। इसीलिए डिफ्यूजन की जो दर होती है, उसकी जो रेट होती है, वो डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डेंसिटी के किसके? वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी से।
या डेंसिटी करने वाले पार्टिकल्स थे। तो डिफ्यूजन रेट इक्वल्स टू 1/√, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। फिर है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अब ये वाटर पार्टिकल्स है यहाँ पर, राइट। इसमें इस जगह पर हमने शुगर पार्टिकल्स ऐड किए, तो शुगर पार्टिकल्स यहाँ आने से यहाँ एक अचानक से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है ना। और जबकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है। तो जब प्रेशर में ऐसा डिफरेंस आ जाए, एक जगह पे ज़्यादा और उसी के ठीक पास में कम, तो इनके बीच में एक ग्रेडियंट का निर्माण होता है, उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अब डिफ्यूजन इस पर कैसे निर्भर करता है, कैसे, जहाँ पर अधिक प्रेशर होगा, हाई पी से लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करेगा। ठीक वैसे ही जैसे ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूव कर रहा है। जैसे जो सिंपल एग्जांपल है, जिसके पास ज़्यादा चीज़ होती है वो दूसरों में बांट देता है ना। अगर आप घर पे 2 भाई बहन हो या 3-4 भाई बहन हो और मम्मी ने आपको सारा का सारा मिठाई का डब्बा दे दिया, तो आप सारा अकेले थोड़ी खाओगे, अपने भाई बहनों को बांटोगे, राइट। तो जिसके पास ज़्यादा है वो दूसरों को देगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूवमेंट होगा। इसके बाद कंसंट्रेशन डिफरेंस, जो इस प्रेशर के ऊपर ही बेस है, और हमने टेम्परेचर वाले पॉइंट में इसको स्टडी किया, राइट। जहाँ पे अधिक कंसंट्रेशन होगी उससे लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। अगला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इसे भी हमने अभी थोड़ी देर डिफ्यूजिंग पार्टिकल में स्टडी किया कि जो पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो डिफ्यूज़ होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, जिस पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो डिफ्यूज़ होने में उतना ही कम टाइम लेगा। फिर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड का क्या मतलब हुआ, इसी डायग्राम में देखिए। जैसे चीनी के पार्टिकल्स यहाँ पर है, तो ये यहाँ इसके आसपास वाले एरिया में ज़्यादा जल्दी घुलेंगे, राइट। चीनी यहाँ तक ज़्यादा जल्दी आएगी, यहाँ इतनी दूर तक आने के बजाय, है ना। आपको कोई काम दिया गया है, समझो आपके घर में कोई पूजा थी और आपको मम्मी ने बोला कि प्रसाद बांट के आ मोहल्ले में, तो आप क्या करोगे, जो आपके आसपास वाले घर हैं वहाँ पर जल्दी जाओगे ना, कि यहाँ का दे दे, वहाँ उधर दूर वाले घर में मैं बाद में या शाम को दे आऊँगा, राइट। तो पास यहाँ पे जैसे एक चीज़ यहाँ पड़ी है, इसको यहाँ आना है A दूरी तक, और फिर इसको दूसरी जगह जाना है B दूरी तक, तो जल्दी कहाँ जाएगा, A के पास ना। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है, जितना कम डिस्टेंस उतना जल्दी डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना देर से डिफ्यूजन की प्रोसेस या उतनी स्लोली डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। एक बात याद रखिएगा, आपके बुक में इतने सारे पॉइंट्स नहीं दे रखे फैक्टर्स इफेक्टिंग के, मैं आपको ये प्रोसेस बहुत डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन रहता है और ये बहुत अच्छे मार्क्स भी देके जाता है आपको, कौन सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम हो या नीट की एग्ज़ाम हो, ओके। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा हर पॉइंट को छोटा छोटा बांट कर डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ये बहुत अच्छा मार्क्स देके जाता है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान से सुनिए सारी बातें। इसके बाद हम स्टडी करेंगे ओस्मोसिस, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको डील करवाती हूँ, जिसे हम कहते हैं टोनिसिटी। तो टोनिसिटी को कंटिन्यू करेंगे ओस्मोसिस की डेफिनेशन के ठीक बाद। तो ओस्मोसिस देखिए क्या होता है। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया, विसरण यानी डिफ्यूजन, जहाँ पे हमने क्या देखा, सॉल्यूट यानी विलय के कण गति कर रहे थे। अब ये ओस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। क्या है, डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। तो ये बात आप याद रखना, क्या है ये, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सॉरी। ओस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था,
विलय यानी सॉल्यूट के कण गति कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ठीक उल्टा कंडीशन होगा। उल्टा कंडीशन कैसे, यहाँ पे विलायक या सॉल्वेंट के कण गति करेंगे। यहाँ कौन करेगा, सॉल्वेंट के कण, और गति वही होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। पर यहाँ पे क्या होगा, विलायक के कण मूव करेंगे, यानी विलायक कण जैसे पानी हो गया तो पानी के कण यहाँ पर गति करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हिंदी में अगर मैं पूरा डिटेल में इसकी डेफिनेशन को समझाऊं तो दो सिस्टम यानी दो तंत्रों के बीच में किसी झिल्ली के आर पार विलायक के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। क्या कहा मैंने, दो तंत्रों के मध्य किसी झिल्ली के आर पार विलायक के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, ओस्मोसिस या परासरण। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फनल चाहिए, पार्चमेंट पेपर चाहिए जिसे हम अपना बटर पेपर भी कहते हैं, बीकर चाहिए और शुगर सॉल्यूशन चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हमें चाहिए। क्या चाहिए, फनल, पार्चमेंट पेपर, बीकर, वाटर और शुगर सॉल्यूशन यानी थोड़ा सा चीनी का घोल। अब क्या करना है, बीकर को हमने उल्टा पकड़ा और नीचे उसके पार्चमेंट पेपर बांध दिया। देखो ये होता है, और सॉरी फनल को उल्टा पकड़ा। फनल होती है एक ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी जिसे हम कीप भी कहते हैं कई बार। इस स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया तो उल्टा करने के बाद ये कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ठीक है। अब उल्टा करके यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेपर बांध दिया, ये पेपर बांध दिया इसके बड़े वाले मुंह की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से धीरे धीरे करके क्या किया मैंने, इसमें चीनी का घोल भर दिया। 2 बीकर थे, दोनों को ऐसे ही रेडी कर लिया, चीनी का घोल भर लिया। 2 फनल को ऐसे ही रेडी कर लिया। फिर क्या किया, दोनों फनल को एक आधे भरे हुए पानी के बीकर में रख दिया, ठीक ऐसे। ये क्या है, बीकर है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, इसमें भी अब मैंने रख दिया इसमें। तो कुछ समय बाद ये क्या था, यहाँ तक मैंने चीनी का घोल भरा। कुछ समय बाद मैं क्या देखती हूँ कि पानी यहाँ पर चीनी का घोल का जो लेवल है ऊपर चढ़ चुका है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया है, इतना ऊंचा चढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर शुगर के पार्टिकल बाहर की ओर मूवमेंट करते तो पानी के अंदर कोई चेंज आता ना, पर यहाँ पे तो जो चीनी वाला घोल है वहाँ पर चेंज आया है। क्या चेंज आया है, लेवल ऊपर बढ़ा है, यानी यहाँ पे पानी अंदर आया है, राइट। समझे आप, देखो दोबारा से समझो। क्या था, एक बीकर, एक फनल था जिसको मैंने उल्टा करके पार्चमेंट पेपर से ऐसे बांध दिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चीनी का घोल भर दिया। अब जहाँ तक भरा वहाँ मैंने क्या कर दिया, निशान लगा लिया, ठीक है, निशान लगा दिया। फिर उसको क्या किया मैंने, पानी के घोल में स्टैंड की सहायता से रख दिया, स्टैंड की सहायता से लगा दिया, ठीक है। अब लगा दिया, फिर कुछ समय बाद में जब इसको ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, पानी का लेवल यहाँ से यहाँ पे जो था, इस तरफ नीचे की ओर यहाँ पे था, यहाँ से इतना चढ़ चुका है, यहाँ पे चीनी के घोल में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कैसे होगी, जब पानी अंदर मूव करेगा, पर मैं तो कहीं से भी पानी नहीं डाल रही, तो पानी कहाँ से मूव कर रहा है, ये जो पार्चमेंट पेपर हमने बांधा ना यहाँ पे, इसके अंदर से पानी आ रहा है। तो पार्चमेंट पेपर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एक झिल्ली की तरह काम कर रहा है, राइट, एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर से पानी के पार्टिकल्स अंदर की ओर मूव करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या बताती है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस कैसे, तो पानी के पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा था वहाँ पर पानी ज़्यादा है ना, बाहर की ओर पानी बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में पानी, और अंदर क्या है, चीनी के घोल में पानी लो कंसंट्रेशन में है। देखिए मैं यहाँ पे लिख के समझाती हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन जो है अपना, वहाँ पे पानी क्या है, लो कंसंट्रेशन में है, राइट, और जो बाहर वाटर था बीकर के अंदर, वहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसा है, हाई।
अब बीकर से पानी कहाँ गया, फनल में, तो हाई से लो की ओर मूव किया, तो मूवमेंट तो वही है हाई टू लो, पर यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा है, विलायक का। ये क्या कंडीशन कहलाती है, ओस्मोसिस। ठीक है, क्या हुआ, पानी के कण अधिक सांद्रता, जहाँ बहुत सारा पानी था वहाँ से जहाँ कम पानी है चीनी वाले घोल में, वहाँ की ओर मूव कर गए। ये क्या है अपना थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओस्मोसिस की डेफिनेशन को एक बार दोबारा से देखते हैं। क्या कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं टोनिसिटी के कॉन्सेप्ट पे। क्या है ये टोनिसिटी? टोनिसिटी का क्या मतलब होता है कि ये किसी भी सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता को बताता है। पहला प्रकार आता है इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूशन हम ज़्यादातर किसका बनाते हैं, वाटर का, जिसमें वाटर कम हो और जो सॉल्यूट होता है वो अधिक हो। तो वाटर की जगह पे अगर मैं सॉल्वेंट लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे सॉल्वेंट कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, जैसे चाशनी, राइट, चाशनी में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। चाशनी में क्या होता है, चीनी ज़्यादा होती है और पानी बहुत कम मात्रा में होता है, तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम जूसेस की बॉटल लाते हैं, रूह अफ़ज़ा या कोई अन्य जूस, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य विलायक में मिक्स करते हैं ना, अन्य सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। इतना सा रूह अफ़ज़ा लेते हो आप और इतने दूध में मिक्स करते हो या पानी में मिक्स करते हो, तो इस समय रूह अफ़ज़ा क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूध क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें आपने ये मिलाया। तो दूध क्या है, एक विलायक है, सॉल्वेंट है, जिसमें आपने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को और मिलाया। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक यानी विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, श्रिंक या प्लाज्मोलाइज्ड, इसको हम समझते हैं। जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका होती है, इसे हम अगर पानी के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दें, हाइपरटोनिक, तो ये है वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, और इसमें ये रखी है एक कोशिका, प्लांट सेल है इसलिए सेल वॉल ऐसी होती है, राइट। तो इसमें रखी है ये कोशिका और हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या है, सॉल्यूट्स घुले हुए हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कोशिका के अंदर जो पानी होता है ना, वो भी क्या करता है, बाहर की ओर चला जाता है, जिससे कोशिका के अंदर का जीव द्रव्य क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं तो यहाँ बनाते हैं, ये क्या है, एक प्लांट सेल है। अब इसके अंदर का जीव द्रव्य कैसा हो जाएगा, ऐसे संकुचित हो जाएगा, ऐसे। और ये क्या है, मोटी जो लेयर मैं बना रही हूँ, ये सेल वॉल है, और इसके बाहर की तरफ क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो जीव द्रव्य क्या हो गया, एक जगह पे इकट्ठा हो गया है ना, फंस गया है, क्योंकि क्या हो गया, इसमें से पानी बाहर निकल गया, इसलिए ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अगर एनिमल सेल की बात करें तो इसे हम श्रिंक कहते हैं, श्रिंक होना। अगर यहाँ पे हम प्लांट से डील कर रहे हैं तो प्लांट सेल की कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड होना। प्लाज्मोलाइज्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्याकुंचन। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य आकुंचन, आकुंचन यानी सिकुड़ जाना। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर होते हैं, यानी पानी जितना उतनी ही चीनी इसमें मैंने मिला दी, तो बराबर हो गया ना कंसंट्रेशन दोनों का। क्या किया, सॉल्वेंट यानी विलय और विलायक की मात्रा 50-50 समान ले ली एकदम। अगर ऐसे किसी सॉल्यूशन में हम कोशिका को रख दे, इस सॉल्यूशन में मैं अगर कोशिका को रख दूं तो कोशिका पर क्या असर पड़ेगा, कोशिका एकदम नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहेगी, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये एकदम नॉर्मल कंडीशन में
मेंटेन है, ना सिकुड़ रहा है ना ज़्यादा फैल रहा है, नॉर्मल स्थिति है। इस नॉर्मल स्थिति को हम क्या कहते हैं? फ्लैसिड। क्या कहते हैं हम? फ्लैसिड। सिकुड़ने वाली एक्टिविटी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड। फ्लैसिड क्या हो गया? ठीक ठाक कंडीशन में है, अभी ये सिकुड़ना शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक ठाक कंडीशन में है, ये क्या कहलाता है? फ्लैसिड। फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा पूरा, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से फ्लैसिड यानी ठीक ठाक कंडीशन में मेंटेन रहेगा। लास्ट क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जो विलय होता है वो बहुत कम होता है और विलायक बहुत ज़्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट एकदम थोड़ा सा। इस कंडीशन में अगर मैं सेल को रखूं, यानी एक हाइपोटोनिक सेल सॉल्यूशन में मैं सेल को रखूं, तो उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, यानी फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टर्जिड। एकदम फूल गया। इसको हम कैसे समझें? एक नॉर्मल सेल में क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ कंसंट्रेशन थी और बाहर तो बहुत ही कम कंसंट्रेशन है, तो ये क्या करती है? बाहर से पानी अंदर लेने लग जाती है और क्या हो जाती है? फूल जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टर्जिड। तो ये टर्म्स आपको याद रहने चाहिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को आप डालोगे तो सेल कैसी हो जाएगी? टर्जिड। आइसोटोनिक में डालोगे तो फ्लैसिड, और हाइपरटोनिक में डालोगे तो प्लाज्मोलाइज्ड। इसके बाद अब हम देखते हैं ओस्मोसिस या परासरण के दो टाइप्स हैं, दो प्रकार। एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस में क्या होता है? एक्सो बाहर की तरफ गमन करते हैं। कौन गमन करता है? ओस्मोसिस में गमन कौन करता है? विलायक के कण करते हैं, राइट? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स करते हैं। तो एक्सोओस्मोसिस किसका एग्जाम्पल हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका सिकुड़ रही थी, उसमें से पानी बाहर जा रहा था। तो एक्सोओस्मोसिस या बहिपरासरण, बाहर की ओर मूवमेंट क्या होता है? सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक्सोओस्मोसिस हाइपरटोनिक, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपो और यहाँ पर हाइपर, राइट? एक्सोओस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक। इसको दोबारा डील करते हैं। एक्सोओस्मोसिस में क्या होता है? सेल के अंदर के पार्टिकल्स बाहर मूव करते हैं, यानी विलायक के कण बाहर की ओर मूव करेंगे, और एंडोओस्मोसिस में अंदर की ओर मूव करेंगे। तो अंदर की ओर मूव करेंगे यानी कोशिका सूज जाएगी, है ना, स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्वेलिंग वाली कंडीशन कब आती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सही लिखा था मैंने उल्टा लिख दिया फिर से। तो एंडोओस्मोसिस में क्या होगा? सेल फूलेगी क्योंकि अंदर की तरफ मूवमेंट आ रहा है, तो यानी ये हो जाएगा हाइपोटोनिक और ये हो जाएगा हाइपर। अब एंडोओस्मोसिस का एक बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है क्या? किशमिश या रेजिन्स। किशमिश कैसी होती है? सिकुड़ी हुई होती है। इसे हम पानी के अंदर रखते हैं तो कुछ समय बाद ये फूल जाती है, यानी ये क्या हो जाती है? टर्जिड हो जाती है। तो पानी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कण होते ही हैं, है ना? हमारे एरिया के पानी में कुछ मात्रा में नमक होता है, मिनरल्स होता है, राइट? तो कम मात्रा में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। तो पानी इस समय क्या काम कर रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम कर रहा है। और जो किशमिश है अपनी, जिसे हम रेजिन कहते हैं, वो किसका काम करेगी? कोशिका का। अब उसके अंदर क्या हो रहा है? पानी के कण एंटर कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और वो कैसी हो रही है? फूल रही है, यानी टर्जिड हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंडोओस्मोसिस। इसके ठीक ऑपोजिट होता है एक्सोओस्मोसिस। एक्सोओस्मोसिस में क्या होता है? सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी हाइपर ज़्यादा जहाँ पे सॉल्यूट होता है उस कंडीशन में रखते हैं, तो सेल कैसी हो जाती है? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, या उसका जीव द्रव्य व्यकुंचन हो जाता है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए। अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। और एक होमवर्क आप लोगों के लिए, जो किशमिश वाली चीज़ मैंने बताई है, इसे घर पे ज़रूर करके देखना, ओके? ये आपके 12th के कोर्स में भी एक एक्सपेरिमेंट है ऐसा। इसके बाद आता है परमिएबिलिटी या पारगम्यता। परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है विलय या विलायक के कणों का एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट करना।
किसके आर पार, किसी झिल्ली के आर पार ये मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी झिल्ली में कितनी क्षमता है कि वो पार्टिकल को अपने आर पार आने दे रही है। तो एक झिल्ली तो इस प्रकार की होती है जो सभी चीज़ों को अपने आर पार जाने देती है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी कौन होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। फिर क्या होती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके ठीक ऑपोजिट, जो अपने आर पार किसी को जाने नहीं देगी। ये कौन होते हैं, कॉर्क या क्यूटिकल मेम्ब्रेन होती है। क्यूटिकल या वैक्सिस की जो परत होती है पत्तियों के ऊपर, उसके आर पार पानी मूव नहीं कर पाता ना, तो ये टोटली क्या होती है, इम्परमिएबल, अपारगम्य होती है। फिर आता है एक टर्म डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली मतलब चुनिंदा चीज़ों को ही अपने आर पार जाने देगी, जैसे कोशिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट। अब ये कोशिका झिल्ली का क्या कैरेक्टर होता है कि ये चुन चुन के, जैसे अभी सेल को सोडियम की ज़रूरत है तो ये सिर्फ सोडियम को अंदर आने देगी, या इस समय सेल को कैल्शियम की ज़रूरत है तो ये सिर्फ कैल्शियम को अंदर आने देगी। चुन चुन के जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसी को आने देगी। तो ये क्या हो गया, चुन रही है ना चीज़ों को कि नहीं तुम नहीं आ सकते। अब बाहर तो सब कुछ है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, बाइकार्बोनेट आयन भी है, पर ये चुन के सिर्फ किसको आने दे रही है, सोडियम को आने दे रही है। तो क्या हो गया, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अगला टर्म आता है यहाँ पर सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी कुछ चीज़ों के लिए पारगम्य है और कुछ के लिए नहीं। जैसे ये पानी के लिए तो पारगम्य है पर ऑयली सब्सटेंसेस के लिए पारगम्य नहीं है। तो सेमी परमिएबल कुछ चीज़ों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। तो ये था अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट परमिएबिलिटी का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ओस्मोसिस और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में जो प्रेशर लगता है ना, वो प्रेशर का कॉन्सेप्ट डील करेंगे। ओके, तो ये वीडियोस को आप रिपीटेटिवली देखिए तभी ये समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं आपके लिए। ओके।